हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमारी कुछ टर्म्स रह गई थी। आज हम उसको फाइनल कर देते हैं। लास्ट पार्ट हमारा ये इस चैप्टर का रहने वाला है। देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा था और चीज़ें भी काफ़ी सारी थी, तो इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो देखते हैं इसमें हमारा लास्ट टॉपिक्स हैं कुछ, ये देख लेते हैं। देखिए लास्ट हम रिबेट पढ़ रहे थे, हमने रिबेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिबेट देखो बच्चों क्या होता है। बेसिकली मैंने आपसे कल लास्ट क्लास में बताया था कि रिबेट बेसिकली होता क्या है। जब भी हम किसी भी एसेट्स को या किसी भी सामान को किसी कमी होने की वजह से कम दाम पर खरीदते हैं, उसमें कुछ कमी है और उसकी वजह से हम उसको कम दाम पर खरीद रहे हैं, तो वो रिबेट मानी जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको लास्ट क्लास में भी, आप कोई जीन्स खरीदने गए हो, उसमें आपको कुछ लूप होल दिखाई दिया, कुछ कटिंग दिखाई दी, आपने कहा कि भाई साहब इसमें तो जीन्स में ये प्रॉब्लम है। तो आपके जो दुकानदार थे उन्होंने कहा भाई साहब आप एक काम कीजिए, कुछ पैसे कम दे दीजिए। तो जब भी कभी किसी प्रोडक्ट को उसकी कमी होने की वजह से, उसमें कुछ लूप होल होने की वजह से, उसमें कुछ बेसिकली कुछ दिक्कत होने की वजह से, जब आप कम दाम में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वहां पर आप रिबेट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, रिबेट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है साल के अंत में आपके कंपनी, आपके पी एंड सॉरी आपकी पार्टनरशिप फर्म या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, जो भी टाइप का आपका बिजनेस है, तो साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने उस कंपनी का, आप अपने उस बिजनेस का एक फाइनेंशियल पोजीशन निकालना चाहते हैं ना। आप चाहते हैं कि मेरे को ये पता चल जाए कि भाई साहब मैंने पूरे साल कुछ अर्न किया, या कुछ मैंने एसेट्स इंक्रीज करी, लायबिलिटी इंक्रीज करी, क्या मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने क्या अचीव किया है अपने बिजनेस से। तो वो कैसे पता चल पाता है? वो पता चल पाता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, किसी भी बिजनेस के एक साल के बाद जो हम उसका टोटल चेक करते हैं कि कितना हमने अर्न किया, क्या हमने लायबिलिटी इंक्रीज की, क्या एसेट्स इंक्रीज की, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम इसमें पता लग कर पाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्या है बिजनेस की। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, जो कि आप 11th क्लास में लास्ट में आप चैप्टर देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें लगभग आपके 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है आपका, एक P&L अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है ना बेटा। इसको हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये 3 चीजें। बेसिकली मैं आपको फाइनल बैलेंस शीट तो आज ही क्लास में ही बता दूंगा कि क्या होती है बैलेंस शीट। आपको उसका फॉर्मेटिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन होती क्या है डेफिनेशन में आपको बेसिकली उसकी बता दूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। समझ गए आप कि क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चे डेप्रिसिएशन। देखो ये ध्यान से समझना, ये क्या होता है बेटा। जैसे आपने कोई भी एसेट्स खरीदी, अब उस एसेट्स को आप कुछ समय तक यूज करते हो, कुछ समय तक यूज करने के बाद वो एसेट्स क्या होती है बेटा, उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है। उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है उसी को उसकी डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने एक फोन लिया, अब उस फोन को आप यूज करोगे कुछ समय तक, है ना। आपने 6 महीने यूज किया, अब 6 महीने यूज करने के बाद क्या वो फोन उतने ही रुपए में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा ना, उसमें कुछ प्राइस में कमी आ जाएगी। तो वो जो कमी आई है उसे ही हम उसका डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऐसा सभी चीजों के साथ होता है। कोई भी आप एसेट्स ले लीजिए, आप मशीन ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, कुछ भी आप एसेट्स रख लीजिए, उसको कुछ समय यूज करने के बाद उसके वैल्यू में जो कमी आती है उसे उसकी डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है बेटा, है ना। आपने भी देखा होगा कि सर मैंने फोन 2 महीने यूज किया, अब उसकी वो उतने में नहीं बिक रहा जितने में मैंने खरीदा था, है ना। तो वो क्या होती है, हमारी डेप्रिसिएशन होती है, जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। अभी हम बात करेंगे कि सर ये बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होती है। जनरली क्या होता है, हमने जिस चीज को जितने में खरीदा है उसको उसकी बुक वैल्यू माना जाता है। मतलब हमने कोई चीज खरीदी 50,000 में, ओहो हम अपने बुक्स में 50,000 ही लिखेंगे, है कि नहीं। मैंने एक मशीन खरीदी 50,000 की, तो मैं अपनी बुक्स में 50,000 में लिखूंगा ना, तो वो मानी जाती है उसकी बुक वैल्यू। अब होता क्या है कि मैं उस पर एक
पैटर्न के बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाता रहता हूं, मैंने 3 साल तक उस पर डेप्रिसिएशन लगाई, तो मेरे हिसाब से उसकी मशीन की बुक वैल्यू बैठेगी सपोज करिए 30,000 रुपए। मैंने माना कि मशीन की मेरे हिसाब से मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू 30,000 है। क्या ऐसा जरूरी है कि मैं मार्केट में बेचने जाऊं वो 30,000 की ही बिके? जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू कम मिले मेरे को, है ना। अब जैसे सपोज करिए मैंने एक मशीन खरीदी थी, एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2022 को 50,000 की, ठीक है बेटा। अब मैंने 2 साल वो इस्तेमाल करी, तो 1 अप्रैल 2024 को उसकी जो मेरी बुक्स में वैल्यू है वो 35,000 है सपोज कीजिए। मैंने उस पर 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया है अपने एक पैटर्न के हिसाब से। लेकिन जब मैं इसको मार्केट में बेचने के लिए गया तो मार्केट में कहा भैया जी मैं तो इसके जो है ना 30,000 रुपए दे सकता हूं। ऐसा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना 35,000 में बिक जाएगी वो मशीन। तो मार्केट वालों ने क्या कहा, भैया इसके 30,000 तक मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसी चीज को हम कहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू। क्लियर है? जैसे आपने कोई चीज जितने में खरीदी थी तो आप अपनी बुक्स में उतने की ही लिखोगे ना, अपनी बुक्स में तो उतने की ही लिखोगे, मतलब अपने डेप्रिसिएशन तो लगाओगे लेकिन अपने हिसाब से जो पैटर्न चलता है डेप्रिसिएशन का। लेकिन मार्केट में वो जरूरी नहीं उतने की बिके जितने की आपने लिख रखी है। मार्केट में जितने की बिकेगी उसको उसकी मार्केट वैल्यू माना जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमारा आता है डेटर। डेटर क्या होता है बेटा? डेटर होता है एक वो व्यक्ति जो आपको पैसे देने वाला है नियर फ्यूचर। आपको फ्यूचर में कोई व्यक्ति कुछ पैसे देने वाला है, वो आपका डेटर माना जाता है। अब इसमें आप ये मत सोच लेना सर मेरे पापा देने वाले हैं कल को पैसे, दैट इज नॉट अ डेटर। डेटर मीन्स जिसके लिए आपने कुछ काम किया है, जिसको आपने कुछ प्रोडक्ट बेचे हों, जिसको आपने उधार माल दिया हो, जिसको आपने उधार पैसे दे रखे हों, बेसिकली कहीं से आपको कुछ रेंट मिलने वाला हो, बेसिकली वो चीजें या वो व्यक्ति वो संस्था जो आपको नियर फ्यूचर कुछ पेमेंट करने वाली है, उसे हम हमारा डेटर्स मानते हैं। क्रेडिटर जस्ट इसके अपोजिट होता है बेटा। क्रेडिटर में क्या होता है? क्रेडिटर में बेटा इसका जस्ट अपोजिट माना जाता है कि आपको किसी के पैसे देने हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई संस्था है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपने पैसे पेमेंट करनी है ना, तो वो किस में मानी जाएगी? हमारी क्रेडिटर के अंदर। ठीक है, जैसे आपने सपोज करिए मिस्टर ए को पैसे देने हैं, तो मिस्टर ए आपके लिए क्या होंगे? क्रेडिटर होंगे। आपको XYZ लिमिटेड कंपनी को पैसे देने हैं, तो XYZ लिमिटेड कंपनी आपके लिए क्या होगी? क्रेडिटर होगी। क्लियर है आप सभी को? लास्ट हम इस क्लास का लास्ट है हमारा बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि सर एक कोई भी संस्था हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके का बिजनेस, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, और उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है हमारा बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट क्या कहती है? इस बैलेंस शीट में दो चीजें इंक्लूड होती है हमारी, ठीक है बेटा। दो क्या, मैं बेसिकली फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको, है ना। ये इसके अंदर दो साइड्स होती है, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। अब अगर आप बाद में इसको और डिटेलिंग में जाएंगे तो और भी फॉर्मेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप की हमारी बैलेंस शीट्स होती है। अभी फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें दो साइड्स होती है, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। लायबिलिटी साइड्स में भी हमारी दो चीज आती है, कैपिटल होती है हमारी, है ना, उसके बाद नीचे नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। आप अभी शॉर्ट में इतना ही समझिए, है ना, होने को तो बहुत डिटेलिंग है इसकी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि बैलेंस शीट जो होती है बच्चे, उसमें दो साइड्स होती है, एक लायबिलिटी साइड्स और एक एसेट साइड। लायबिलिटी में आपकी दो चीजें मेनली कैपिटल और लायबिलिटीज आती हैं। अब इनमें लायबिलिटीज में भी दो है, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटी, है ना। इसके बाद एसेट्स में हमारी टोटल नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दो आती हैं हमारी। तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी ये हमेशा हमारा इक्वल होता है, ठीक है बच्चे। टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें हमारी कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स इंक्लूड होती हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि हमारी टोटल कैपिटल कितनी है, हमारी टोटल लायबिलिटीज कितनी है, हमारी टोटल एसेट्स कितनी है। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट, जिससे हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें कि मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई हैं अकाउंटिंग की। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, है ना, और पसंद आए तो लाइक वाइक भी कर देना, है ना। चलिए, ये हमारा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्लियर है बच्चों? होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर ये हमारा खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटो, चलिए।